अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ब्लैक फॉस्फोरिन एट टू डायमेंशनल नैनो मटीरियल। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी दरख्वास्त वही होगी जो हमेशा होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो में के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई सजेशन हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो वो भी ज़रूर बताइए। हम स्टार्ट करते हैं कि ब्लैक फॉस्फोरिन क्या होता है, इसका आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। देन वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द सिंथेसिस ऑफ ब्लैक फॉस्फोरिन इन कमिंग लेक्चर्स। ब्लैक फॉस्फोरिन एक टू डायमेंशनल नैनो मटीरियल है। और टू डायमेंशनल नैनो मटीरियल क्या होता है, हमें पता है कि कोई भी मटीरियल हो अगर उसकी 3 डायमेंशन हैं तो उन तीनों डायमेंशन में अगर इसकी कोई एक डायमेंशन, तीनों डायमेंशन लेंथ, विड्थ और ब्रेथ में से कोई एक डायमेंशन लेस देन 100 नैनोमीटर हो तो हम उस मटेरियल को कहते हैं वो नैनो मटेरियल है और टू डायमेंशनल नैनो मटेरियल है। इट मींस दैट कि उसकी वो जैसे ये शीट्स होती हैं, आपके पास ग्रेफीन की शीट्स होती हैं, वो टू डायमेंशनल नैनो मटीरियल है। इसी तरह मैगजीन की शीट्स होती हैं, वो भी टू डायमेंशनल मटीरियल। तो टू डायमेंशनल नैनो मटीरियल्स ब्लैक फॉस्फोरिन भी है कि यानी इसकी एक डायमेंशन लेस देन 100 नैनोमीटर होती है और बाकी दोनों मोर देन 100 नैनोमीटर होती हैं। और ये हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ये ब्लैक फॉस्फोरस से हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इसकी जब फास्फोरस से हम इसे अलग कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे ब्लैक फास्फोरस का लेयर्ड स्ट्रक्चर है, एक लेयर ये है और एक ये लेयर इसके नीचे है और एक लेयर इसके नीचे है। तो ये 3 लेयर्स, लेट्स सपोज आप सपोज कर लें कि ये ब्लैक फास्फोरस की 3 लेयर्स हैं। तो हमने क्या करना है, अगर इन 3 लेयर्स की मिलाएंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज़ और होंगी, इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर्टीज़ और होंगी, इनकी ऑप्टोनिक्स यानी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रॉपर्टीज़ भी और होंगी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी इसकी डिफरेंट होंगी और ये मैकेनिकली भी इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी एज़ कम्पेयर टू ब्लैक फॉस्फोरिन। अब हम करते ये हैं कि अगर हम इन 3 लेयर्स में से एक लेयर को समहाउ किसी प्रोसीजर के तहत इससे अलग कर लें, ये सिमिलर टू ग्रेफाइट है। जैसे ग्रेफाइट में लेयर स्ट्रक्चर होता है, उसमें से अगर हम एक लेयर को बाहर निकाल लें तो उसे हम ग्रेफीन कहते थे। यहाँ पे अगर इस लेयर स्ट्रक्चर में से एक लेयर को हम यहाँ बाहर निकाल लें किसी तरीके से, तो उस लेयर को, उस मोनो लेयर को ब्लैक फॉस्फोरिन कहेंगे। और ये तीनों अगर फ्यू लेयर्स हैं तो ये इकट्ठी हैं तो इन्हें हम ब्लैक फॉस्फोरस कह रहे होते हैं। तो इसका ओरिजिन क्या है, ब्लैक फॉस्फोरिन जो है ये एक मोनो लेयर है और इसे हम ब्लैक फॉस्फोरस से मोनो लेयर हम आइडियली, ये जब हम इसे डिस्कस कर रहे होते हैं तो आइडियली हम मोनो लेयर ले रहे होते हैं, लेकिन जाहिर है ये इसकी जो थिकनेस है वो लेस देन 100 नैनोमीटर होती है तो इट बिकम अ रियली डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट अ सिंगल लेयर फ्रॉम दीज कम्बिनेशन ऑफ लेयर्स। तो अगर एक के बजाय 2 हों, 3 हों, यानी फ्यू लेयर्स भी हों तो तब भी हम उसे ब्लैक फॉस्फोरिन भी कहेंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर जैसे हम ग्रेफाइट और ग्रेफीन के केस में डिस्कस करते हैं या मैक्स और मैक्सीन के केस में डिस्कस करते हैं। और फास्फोरस का ये जो सिंगल लेयर हम निकाल लेते हैं ना, तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये क्रिस्टलाइन है। ये लेयर पूरी जो इसके अंदर जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो सारी की सारी क्रिस्टलाइन है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फॉस्फोरिन है ये फास्फोरस का क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है। एलोट्रोप जैसे हम डिस्कस करते थे, ग्रेफाइट एक एलोट्रोप है, इसी तरह डायमंड या बक्यूपाल्स ये कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। तो ये जो ब्लैक फॉस्फोरिन है ये फास्फोरस का एक क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है, यानी इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है, ना कि अमॉर्फस के केस में जैसे नहीं होती उस तरह नहीं है। ओके, हम आगे चलते हैं और हम ये डिस्कस करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो फॉस्फोरिन हैज़ अ पिकल्ड हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। ये इसका हनीकॉम्ब हम आगे देखते भी हैं कि हनीकॉम्ब जिस तरह होता है उसी तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है और यानी इसका फ्लैट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे ग्राफीन के केस में हम देखते हैं कि उसकी इस तरह एक जो यूनिट सेल रिपीट हो रहा होता है ग्राफीन की लेयर में, वो इस तरह का होता है हेक्सागोनल, एक पूरा सेल हर तरफ टॉप डाउन और लेफ़्ट राइट पे यही रिपीट हो रहा होता है। तो
ब्लैक फास्फोरस के केस में हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, और ये लेयर्स जब हम फास्फोरस में होती हैं तो ये वंडर वाल फोर्सेस की वजह से बहुत वीकली एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जैसे वो मैंने पीछे भी लेयर्स बनाई थी, स्टैक की थी। तो हम क्या करते हैं, एक्सफोलिएशन कर लेते हैं और उसमें से इजीली एक लेयर निकाल लेते हैं। यानी वीक वंडर वाल फोर्सेस जो बिटवीन द लेयर प्रेजेंट होती हैं वो बहुत हेल्पफुल होती हैं इस हवाले से कि हम एक्सफोलिएशन बहुत इजीली कर सकते हैं। सिमिलरली ग्रेफाइट में भी वो हम इजीली इसी वजह से कर सकते हैं क्योंकि ग्रेफाइट में भी लेयर्स के बिटवीन जो वंडर वाल फोर्सेज होती हैं वो वीक होती हैं। वीक फोर्सेज की वजह से अगर आप एक को लेयर के ऊपर हटा लेंगे तो ज़ाहिर है ईजी होगा, जबकि मैक्स के केस में वो बॉन्ड होता है एल्युमिनियम का और एल्युमिनियम लेयर एच करनी पड़ती है, तो वहाँ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट होता है जब आप मैगज़ीन को निकालते हैं। तो इसकी डिस्कवरी कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, मतलब ये रीसेंट आप कह लें कि मतलब 21st सेंचुरी में ही हुई है। फर्स्ट आइसोलेटेड 2014 में हुई है और इट हैज़ सिंस गेन्ड सिग्निफिकेंट अटेंशन इन द साइंटिफिक कम्युनिटी। उसकी वजह ज़ाहिर है 2 डायमेंशन नैनो मटीरियल्स को बहुत फोकस किया जा रहा है बिकॉज ऑफ देयर यूनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़, तो इस वजह से इसे मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ भी कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर समहाउ आपको समझा सकूँ, ये ब्लैक फास्फोरस है, तो ये ब्लैक फास्फोरस की मुख्तलिफ लेयर्ड हैं और यहाँ पर भी इन लेयर्स में से अगर आप ब्लैक फास्फोरस की एक लेयर को यहाँ निकाल लें तो आपके पास इसे फास्फोरीन बन जाएगा। यानी आपके पास यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि 1 लेयर, 2nd, 3rd ये लेयर्स आपस में फास्फोरस की जुड़ी हुई हैं, या अगर बॉटम से टॉप की तरफ जाएं तो यहाँ पर भी जुड़ी हुई हैं। तो इनमें से अगर इस एक लेयर को अलग कर लें, और जो वंडर वाल फोर्सेस की मैं बात कर रहा, इस लेयर और इस लेयर के दरमियान जो वंडर वाल फोर्स है वो वीक है, या इस और इसके दरमियान, तो इस वजह से अगर इसको हम बाहर निकाल लें तो इट इज़ ईजी प्रोसेस वीक फोर्सेस की वजह से। तो जब हम ये बाहर निकाल लेते हैं तो इससे हम फिर ब्लैक फास्फोरस के बजाय फास्फोरीन का नाम से याद करते हैं। और इसमें ना 2 तरह के स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, एक को जिग-जैग स्ट्रक्चर कहते हैं। अब जिग-जैग स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे अगर आप इस ए में ना फोकस करें तो यहाँ पे आपको ना ये वाला इस लेयर का जो एंड है ये इस तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, इसे टॉप से इसकी ये डायरेक्शन कौन सी है, जिग-जैग स्ट्रक्चर है, और इसकी अगर इसको फोकस करें ना तो ये वाला ये डायरेक्शन, इसको ये देखें ऐसे लग रहा है जैसे, यानी ये कुर्सी है ना, कुर्सी की जैसे ये 2 आर्म्स होती हैं ना, तो ये इस तरह ये इसकी, इसे हम कहते हैं ये आर्म चेयर स्ट्रक्चर है। यानी ये वाली उसकी बैक है कुर्सी की और ये वाली उसकी 2 आर्म्स हो गई। तो आप यूं कंसिडर करें कि दिस इज़ आर्म चेयर डायरेक्शन और दिस इज़ जिग-जैग डायरेक्शन। अगर आपने कहीं भी आपने डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है कौन सी जिग-जैग है और कौन सी आर्म चेयर है, तो आप इस बेस पे करेंगे। अब इसमें ना यहाँ पर नीचे अगर इसको आप देखें ना तो यहाँ पे इसकी ये वाली देखें, ये कुर्सी की बैक हो गई, और ये वाली और ये क्या हो गई, आर्म्स हो गई। लेकिन अगर आप इनको देखें तो ये वाली ये सारी जिग-जैग, यानी ये पीछे की तरफ जिग-जैग डायरेक्शन है और यूं जो है ये आर्म चेयर डायरेक्शन है। तो ये इसका स्ट्रक्चर डिस्कस हो गया। अब हम इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ब्लैक फास्फोरीन की। तो ब्लैक फास्फोरीन की इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्ट बैंड गैप। अनलाइक ग्राफीन तो आप जानते हैं कि वेरी गुड कंडक्टर, उसका बैंड गैप ऑलमोस्ट ज़ीरो है, दैट्स वाई ग्राफीन को एक अच्छा सुपर कंडक्टर आप उसे ना कहें, मतलब बहुत सुप्रीम आप कह लें कि आप बहुत अच्छा कंडक्टर है ग्राफीन। जो फास्फोरीन है इसका डायरेक्ट बैंड गैप तो है ही है, लेकिन ये ट्यूनेबल बैंड गैप है, यानी यू कैन ट्यून इट, यू कैन चेंज इट। तो ये जो ट्यूनेबिलिटी है ना किसी चीज़ की साइंस में, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और इसकी वजह ये है कि आपको अपनी एप्लीकेशन के हवाले से अगर किसी चीज़ को ट्यून कर सकते हैं तो ये बहुत मुस्बत चीज़ कंसिडर की जाती है। और इसकी ट्यूनेबिलिटी, इसका जो बैंड गैप है, अगर ये बल्क में हो तो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है टू 2.0 यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मोनो लेयर की है। ज़ाहिर है बल्क में कम्बिनेशन ऑफ लेयर्स हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में ना हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को और बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर को जहाँ एंड करते हैं तो अगले लेक्चर पे आ जाएं। थैंक यू सो मच।